नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कर्टिस। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होना है। ये अधिकांश सीटें जो हैं, जो उपचुनाव होना है, जो सीटें खाली हुई हैं, 2024 के लोकसभा के चुनाव में विधायक जो है लोकसभा का चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, सांसद हो गए और वह सीट खाली हो गई। बीते लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जो परिदृष्टि थी, तमाम बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित थे उनके भी हिसाब से अगर देखा जाए तो रिजल्ट एकदम इतर है। जहां भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 60 से ऊपर सीटें जीतने का दावा कर रही थी, वहीं माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए ने बड़ा करिश्मा किया। बड़ा करिश्मा ही नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रोकने में भी कामयाब हो गए। अगर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से रोकने में अगर किसी को श्रेय जाता है तो माननीय अखिलेश यादव जी को जाता है। और भारत की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी हो गई, जो पीडीए के नारा के बाद अखिलेश जी ने बहुत मेहनत किया और उसका रिजल्ट भी आया और भारतीय जनता पार्टी को आधे से भी कम सीट पे ला करके समय 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और जो उपचुनाव होने जा रहा है वो विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, जहां समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है और उत्तर प्रदेश में होने वाले प्रत्येक सीट को अपने झोली में लाना चाहती है। ये दिखाना चाहती है कि पीडीए अभी भी कायम है और हमारी लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही है। प्रदेश की जनता बदलाव के मूड में है। वहीं योगी आदित्यनाथ जी 2024 के लोकसभा के चुनाव में हार के पूर्ति को करने के लिए 10 सीटें जीतना चाहते हैं। एन केन प्रकरण जीतना चाहते हैं, चाहे जैसे भी जीत लें, और उसकी तैयारी भी जो है योगी जी ने शुरू कर दिया है। एक एक विधानसभाओं में 10-10 मंत्री को लगा दिया गया है। फिलहाल मंत्री लगाने से हार जीत पर बहुत असर नहीं पड़ता है। मैंने तो घोसी के लोकसभा का चुनाव भी देखा है, जहां उपचुनाव हो रहा था घोसी में, घोसी विधानसभा में 2-2 डिप्टी सीएम और तमाम मंत्री और तमाम सांसद विधायक लगाए गए थे। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने लगभग 40,000 मतों से जीत हासिल की। जनता का रुख था, जनता का टेस्ट था और जनता परिवर्तन चाहती थी। अब 2027 में जनता परिवर्तन चाहती है कि नहीं, यह 10 विधानसभाओं में होने वाले उपचुनाव में तय हो जाएगा। इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो है जिला पंचायत के सदस्य रहे, कई शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधक और समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर जयप्रकाश जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी जो है बहुत संतुलित और एकदम राजनीतिक समीकरण के बारे में और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में भी आप एकदम सटीक जवाब देते हैं और आप भी एक बड़े पत्रकार रहे हैं। पूर्व में आपने भी बड़ी अच्छी पत्रकारिता किया है, इसलिए आपका जो विश्लेषण होता है वह वाकई जो है दल भावनाओं से ऊपर उठ करके होता है। तो आज हम 10 विधानसभा होने वाले उपचुनाव पे आपसे चर्चा करेंगे। जी जयप्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि 10 विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है, क्या पीडीए की लोकप्रियता बरकरार रहेगी या योगी जी इसको जीत पाएंगे? देखिए मुरली मनोहर जी, मुझे बस इतना ही कहना है कि जिस 2027 की आप बात कर रहे हैं और साथ में उपचुनावों को जोड़ रहे हैं जी, तो पिछले लोकसभा के चुनाव में रिजल्ट ने यह तय कर दिया है कि जो उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों में जी 224 सीटों पर समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट के चुनाव में जीती हुई है। जी, हम भले 37 लोकसभा जीते, कांग्रेस हमारी सहयोगी पार्टी जीती जी, लेकिन ये तय हो गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 224 सीटों पर हम स्पष्ट बहुमत में थे जी। और जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उन सीटों पर भी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, वो उन्हीं पार्लियामेंट क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं और उन सारी 10 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है। हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला जो है काफी बुलंद है और जो पीडीए की रणनीति है
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो अपनाया है और वो एक काफी प्रभावशाली साबित हुई है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूं कि विधानसभा के उपचुनाव में बसपा कभी चुनाव मैदान में नहीं आया। इस बार बसपा प्रमुख मायावती ने यह घोषणा कर दिया है कि इस बार हम उत्तर प्रदेश के सभी होने वाले 10 विधानसभा के उपचुनाव में भी अपना प्रत्याशी उतारेंगे। अगर बसपा चुनाव लड़ती है तो इसका नफा नुकसान किसको हो सकता है? अच्छा, तो पार्लियामेंट में भी तो बसपा सभी सीटों पर लड़ी थी जी। मोहतरमा कह रही थी कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ी भी जी। लेकिन उत्तर प्रदेश की 403 में एक भी विधानसभा नहीं है जिसमें ये चुनाव जीती हूँ। एक भी विधानसभा नहीं है जिसमें ये चुनाव जीती हूँ। ठीक है, ये चुनाव जीती नहीं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में प्रभावित किसको करेंगे? मनोहर जी, ये प्रभावित समाजवादी पार्टी का नुकसान करने के लिए ये चुनाव लड़ेंगी, जैसा कि पार्लियामेंट में हुआ था जी। इनका अंदरूनी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से है। इनके प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है कहां से कौन किस वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा जी। और वही इस उपचुनाव में भी होना है। भारतीय जनता पार्टी की भरपूर मदद कैसे की जा सकती है, ये बहन मायावती जी बखूबी उस भूमिका को निभा रही हैं। एक चीज और है, बहन जी ने इस बार पूरा नेतृत्व जो है अपने कंधे पे ले लिया है। बहन जी कहा कि मैं कैंपेनिंग करूंगी, मैं लोगों के बीच में जाऊंगी, मैं डोर टू डोर जाऊंगी और अपने खोए हुए जनाधार को वापस ले आने की बहन जी ने भी मान लिया है कि मेरा जो जनाधार था, जो मेरा मूल जनाधार था, वो हमसे खिसक गया है, उसको ले आने का पूरा प्रयास हम करेंगे। लेकिन एक छोटी सी घटना हम आपको याद दिला दें। नगीना से चंद्रशेखर रावण चुनाव मैदान में थे लोकसभा। न तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने उनको समर्थन दिया था, न तो इंडी गठबंधन ने उनको समर्थन दिया था, लेकिन नगीना से चंद्रशेखर रावण चुनाव लोकसभा का जीत गए थे। बहन जी का भी वहां बहुत बड़ा असर नहीं था। बसपा ने भी तो नहीं किया था जी, नहीं बसपा ने भी नहीं किया था, लेकिन वो बसपा की सीट थी, वो बहन मायावती की सीट थी और सबसे सुरक्षित सीट में बसपा क्यों मानी जाती थी। नगीना से जो कहीं से नहीं जीत सकता बसपा से, वो नगीना से जीत जाएगा। वो उनके बड़े नेताओं के लिए था, लेकिन बसपा के जनाधार ने उनको ऐसा धोखा दिया कि वहां से चंद्रशेखर रावण चुनाव जीत गए। आपको क्या लगता है कि लोकसभा के चुनाव और प्रदेश का दलित समाज जो है जी बहन मायावती की नीतियों से कुंठित हो चुका है जी, और वो नहीं चाहता कि इस तरह के नेतृत्व में हम लोगों को काम करना पड़े। बहन जी अब सुविधा भोगी हो गई हैं, बंद कमरे में राजनीति करती हैं, केवल प्रेस वार्ता कर देने से राजनीति नहीं हो जाती। उनके जो कैडर थे आज या तो समाजवादी पार्टी में चले गए या तो बीजेपी में चले गए। सब लोगों ने अपने अपने रास्ते तलाश लिए हैं। अब आप देखे होंगे कि पिछले 2022 के विधानसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत 12% था, 11.8 जी। और इस बार पार्लियामेंट के चुनाव में उनका मत प्रतिशत 8% आया है जी। तो मुझे कहीं से नहीं लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कुछ प्रोग्रेस करेगी या आगे बढ़ेगी, क्योंकि उनके जो मूल वोटर्स हैं यानी आप ये वो समझने लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अब देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कांसीराम ने जहां से बसपा शुरू किया था अब बसपा वहीं चली गई। बिल्कुल, अब देखने में तो यही लग रहा है, आंकड़े भी यही कह रहे हैं चुनाव आयोग के जी। तो कांसीराम के दौर में जब उन्होंने बसपा सन 1984 में बनाई तो बहुत बुरे दिन थे, तब भी 8% वोट नहीं था, ज्यादा मत होता था। लेकिन आज बहन जी ने पूरे जो मिशन है हमको याद है 10.5% वोट कांसीराम के जमाने में जब बसपा चुनाव लड़ा करती थी तो 10.5% वोट बसपा को मिला करता था। ये एकदम ध्रुवी सत्य है। जो इस देश का, इस प्रदेश का दलित समाज जो बहन जी को नेता मानता रहा है, उसने अब मान लिया है कि जो बहुजन मूवमेंट है वो पूरा आंदोलन अब बीजेपी और आरएस के सामने गिरवी रखा जा चुका है। इसलिए आप देखे होंगे पार्लियामेंट के चुनाव में दलितों के बूथों पर हम समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को झूम करके वोट मिले हैं। वो प्रमाण है, आप देख सकते हैं। और दलितों ने मन बना लिया है, दलित पहले कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, 20 में कांसीराम साहब का उदय हुआ, उनकी नीतियां बेहद ही अच्छी हैं। उनकी सिर्फ नीतियों को लेकर के ही नगीना सीट पर चंद्रशेखर रावण केवल कांसीराम का नारा बोल करके चुनाव जीत गए। जी। और भले ही किसी दल ने समर्थन नहीं किया,
लेकिन मन से लोग चाहते थे या चाहते भी हैं कि चंद्रशेखर जैसा व्यक्तित्व पार्लियामेंट में रहे, क्योंकि जो आंदोलन बहुजन समाज का है वो आंदोलन का नेतृत्व करने की कुव्वत अगर आज के दौर में कोई है या बहुजन समाज या दलितों के मुद्दों पर अगर सबसे पहले कोई बोलता है तो वो चंद्रशेखर रावण है। इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुजन समाज पार्टी आज चंद्रशेखर रावण से भी यानी कुल मिला कर ये कहा जा सकता है कि बसपा के चुनाव लड़ने से पीडीए पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि जनता पीडीए के साथ है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि मिल्कीपुर विधानसभा बड़ा ही महत्वपूर्ण विधानसभा हो गया है और आज पूरे भारत की नहीं पूरे दुनिया की नजर होनी भी चाहिए, क्योंकि फर्जी राम को लाने वाले लोग फर्जी राम को लाने वाले लोग या राम को फर्जी लाने वाले लोग, दोनों में अर्थ है। भगवान फर्जी हैं या फर्जी लाने वाले लोग जी, जो फर्जी लोग हैं जी, जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, राम ने उनको ठिकाने लगा दिया जी। और वहां सच में अवधेश, अवध के राजा, अवधेश का मतलब ही होता है सचमुच का अवधेश। अवधेश प्रसाद को जिता करके अयोध्या की जनता ने एक बड़ा पुण्य का काम किया है और एक बड़ा मैसेज पूरी देश में देने का काम किया है कि फर्जी राम भक्तों से, अंध भक्तों से दूरी बना के रहने में ही इस देश और प्रदेश की भलाई है। और रहा मिल्कीपुर का चुनाव तो हम जीत रहे हैं। मिल्कीपुर के चुनाव में कहीं कोई हमें संशय नहीं है, चाहे वहां दुनिया की कोई ताकत आ जाए, पब्लिक ने मन बनाया है कि अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देना है। और 27 में तो इतना जबरदस्त सुपड़ा साफ होगा कि मुरली मनोहर जी आप यकीन नहीं करेंगे कि इस तरह का रिजल्ट आएगा। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी को, जो समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं और एक विश्लेषक भी हैं, चुनावी विश्लेषक भी हैं और बहुत बढ़िया विश्लेषण भी आप करते हैं। और आपने बड़े बेबाकी से ये बताया कि बसपा के जो दलित मतदाता हैं वो बसपा के को छोड़ करके चले गए हैं। जो कांसीराम के जमाने की बसपा थी वो कांसीराम के जमाने की बसपा नहीं रह गई है, जो दलित शोषित और वंचित समाज की लड़ाई लड़ते थे, बल्कि अब वो बसपा जो है मायावती की बसपा हो गई है, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की गोद में खेलने का काम कर रही है, उनके इशारे पर चलने का काम कर रही है। इसलिए दलित समाज के लोगों ने उनको छोड़ दिया है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस खास रिपोर्टर बने रहिए, मैं साथ देखते रहिएगा।